करीब 10 साल की एक लड़की होती है जिसको हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है, दुल्हन के कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके घर पर एक बारात आती है और बारातियों को खाना खिलाया जाता है। वही सारी औपचारिकताएं होती हैं जो एक शादी समारोह में होती हैं। जैसे वो 10 साल की लड़की होती है, ऐसे ही 1 या 2 साल बड़ा उसका दूल्हा भी होता है और दूल्हा भी वैसे ही तैयार होकर आता है जैसे अमूमन शादियों में तैयार होकर आते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इसके बाद फिर ये धूमधाम से शादी समारोह हो जाता है। लेकिन जो बाराती होते हैं वो बाराती बिना दुल्हन के वापस चले जाते हैं, ये कहते हुए कि अभी दुल्हन छोटी है, जब ये दुल्हन 18 साल की हो जाएगी तब हम इसका गोना करने के लिए आएंगे। ठीक ऐसे ही धूमधाम से जैसे आज सब कुछ हुआ है, इसे विदा कर देना। बस उसी का इंतजार किया जा रहा था कि कब वो लड़की 10 साल की 18 साल की हो जाएगी। जब 18 साल की हो जाएगी तब धूमधाम से उसकी विदाई भी होनी है। ऐसा ही वक्त जब नजदीक आता है तब उसकी विदाई का वक्त आता जरूर है, लेकिन जिस तरह से आता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वो जाती जरूर है लेकिन डोली में नहीं, अर्थी पर जाती है और उसकी जब चिता जलती है तो पूरे प्रदेश भर में इस घटनाक्रम की चर्चा हो जाती है। आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस 10 साल की लड़की का जब 18 साल की हो जाती है होता क्या है और ये कहानी इतनी दर्दनाक क्यों होती है जिसकी चर्चा हर जगह होती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है नागौर, और नागौर जिले का ही एक थाना लगता है रोल। रोल थाना क्षेत्र का गांव है रातंगा, और रातंगा में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सहदेव भाकर होता है। उम्र लगभग उसकी 28 साल के आसपास होती है। सहदेव भाकर अपने दोस्त हरिंदर के साथ 13 जून 2025 के दोपहर लगभग 1 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, अजमेर के बस स्टैंड पर वो खड़े हुए थे और इंतजार कर रहे थे कि कब उनके जिले को जाने वाली, कब उनकी गांव की तरफ जाने वाली रोडवेज बस में जाकर बैठेंगे। इसी बीच में जब सहदेव भाकर अपनी बस का इंतजार कर रहा था और इसी बीच में एक महिला और एक पुरुष वहां दोनों आ जाते हैं और आने के बाद इस सहदेव भाकर से तरह तरह की बातें करने लगते हैं। शुरुआत में जो बातें थी वो गुस्से में हो रही थी, गुस्सा और लगातार बढ़ रहा था, कहा सुनी हो रही थी, लेकिन सहदेव भाकर उनसे कुछ भी नहीं कह रहा था और बार बार वो मुस्कुराकर उनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच में एक कार आती है और कार जैसे आती है उनके पास रुकती है। उस लड़के को, सहदेव भाकर को खींचा जाता है, खींचकर उस कार के अंदर डाल दिया जाता है। जो दोस्त होता है हरिंदर ये सब देख रहा था अपनी आंखों से, देखते हुए इतना डर जाता है, मौका पाते यहां से भाग जाता है। भाग के उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की और तुरंत ही सहदेव भाकर के परिवार वालों को यह सूचना देने की कोशिश की कि हम इस तरह से बस का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बस के आने से पहले ही यहां पर एक कार आती है और उस तुम्हारे बेटे को वो खींचते हुए कार के अंदर लेके जाते हैं, चले जाते हैं। कौन है, कहां के हैं, उससे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अब ये सहदेव भाकर कार के अंदर बैठा हुआ है, जैसे ही बैठता है उसको पीटना शुरू कर देते हैं। उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है। इसी बीच में किसी व्यक्ति के हाथ में एक पेचकस होता है, पेचकस से उसको बार बार गोदने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि सहदेव भाकर ने खूब चीखने और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीखों की आवाजों को पूरी तरह से शांत कर दिया गया। उस कार के अंदर जो बैठे हुए थे उसे वो तब तक मारते हैं जब तक उन्हें तसल्ली नहीं हो जाती, जब तक उन्हें इत्मीनान नहीं हो जाता, जितना उनके अंदर गुस्सा था, जब तक गुस्सा ठंडा नहीं हो जाता, शांत नहीं हो जाता। आखिरकार जब उसकी सांसें थमने लगती हैं तभी उन हथियारों में से, उन मारने वालों में से किसी ने उसका गला पकड़ा और गला तब तक दबाया जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल गए। सहदेव भाकर अब इस दुनिया में रहा नहीं था, वो मर चुका था और उसकी जो बॉडी थी वो नागौर जिले के जायल एक इलाका है, जायल क्षेत्र का एक गांव है तेजासर, और तेजासर के मेहरबास रोड के किनारे जो खेत है, खेत में उस लाश को फेंक कर आराम से चले जाते हैं। लाश वहां पड़ी रहती है, राहगीरों की उस पर नजर पड़ती है और जैसी नजर पड़ती है तभी नजदीकी पुलिस स्टेशन को यह सूचना दी जाती है यहां पर एक लाश पड़ी हुई है जो कि खून से लथपथ पड़ी है। बस इतना था, पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लिया और कब्जे में लेते ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। असल में इस असली कहानी जो शुरू होती है वो नागौर जिला लगता है और नागौर जिले का ही एक गांव है धारणा। धारणा की रहने वाली एक लड़की होती है करिश्मा चौधरी। करिश्मा चौधरी जब 10 साल की थी, वो शुरू से बचपन से ही बेइंतहा खूबसूरत होती है। 10 साल की जब होती है तो तभी उससे किसी ने मांग लिया था, मांग यानी कि उससे शादी करने के लिए ऑफर दिया था। जब परिवार वालों की सहमति दर्ज हो जाती है, 10 साल की वो होती है, तो उसका बाल विवाह हो जाता है। उस बालक को नहीं पता था कि ये बाल विवाह क्या होता है, शादी क्या होती है। जैसे जैसे उससे कहा जा रहा था वैसे वैसे वो तैयार हो जाती है, दुल्हन की तरह तैयार होती है। हाथों में मेहंदी लगती है और हल्दी भी लगाई जाती है। जो भी एक दुल्हन के साथ जो भी औपचारिकताएं होती हैं वो सारी पूरी होती हैं। घर पे एक बारात आती है और बारात आने के बाद उसको शादी की औपचारिकताएं होने के बाद वो यहां से चले जाते हैं, ये कहते हुए कि जब बेटी बड़ी हो जाएगी यानी कि वो 18 साल की हो जाएगी तब हम गोना करने के लिए आएंगे, तब हम इसको लेके जाएंगे। कुछ इसी तरह की बात थी, क्योंकि वो बाल विवाह था, अभी उसको ले जाने की बात तय नहीं होती। अब जब गोने का नंबर आता है, उसको ले जाने का नंबर आता है, तो वो साल 2023-24 में उसकी उम्र 18-19 साल के आसपास होने वाली थी। उस लड़की से कहा जाता है कि बेटा अब तुम्हारी विदाई का वक्त आ चुका है, तुम्हारे ससुराल में तुम्हें भेजना है। वो लड़की कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो। उसे नहीं पता कि उसकी शादी हुई है नहीं हुई है, वो बालक थी। इस तरह से खेल खेल में कितनी शादियां करते थे बचपन में, आप कैसी बातें कर रहे हो। उसने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार ने साफ साफ कहा तुम्हारी शादी बचपन में ही हो चुकी है, तुम्हें उस दूल्हे के साथ ही जाना है जिसके साथ तुमने 7 जन्मों का जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे, सब कुछ जो कर चुकी हो, तुम्हें जाना उसी के साथ है। जब लड़की से जिद करने लगते हैं तो लड़की कहती है ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन
मुझे एक कोर्स करना है, नर्सिंग का कोर्स, मैं चाहती हूं कि तुम मुझे उस नर्सिंग का कोर्स कराओ। जब घर वालों को उसने कहा तो तरनाऊ एक गांव लगता है, वहां पर एक कॉलेज है, नर्सिंग की यहां पर पढ़ाई की जाती है। वो लड़की नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए वहां पर चली जाती है, लेकिन लड़की के मन में बिल्कुल भी नहीं था कि वो जहां उसके बाल विवाह हुआ था, बचपन में शादी हुई थी, वो उस दूल्हे के साथ अपनी जिंदगी बिताए। बार बार परिवार वालों से मना कर रही थी, लेकिन उसने परिवार वालों से थोड़ा डिस्टेंस बनाने के लिए, दूरियां बनाने के लिए नर्सिंग में पढ़ाई में एडमिशन ले लिया। और जब वो पहली बार अपनी क्लास में जाती है, तो क्लास में जाने के बाद जो उसके साथ होता है, उसने उस बात की कभी कल्पना ही नहीं की थी। क्लास में बैठी होती है, क्लास में बैठे रहने के दौरान जो टीचर है, जो पढ़ा रहा है टीचर, उस टीचर की तरफ वो लगातार देखे चली जा रही थी। अचानक ही टीचर की नजर भी उस लड़की पर पड़ जाती है, इनकी करिश्मा पर। करिश्मा वही लगभग 18 या 19 साल के आसपास की रही होगी, और टीचर की जो उम्र होती है वो 27 या 28 साल के आसपास रहा होगा। उस टीचर ने समझ जाता है कि ये लड़की सिर्फ पढ़ाई की दृष्टि से नहीं देख रही है, बल्कि इसकी दृष्टि कुछ और है। उसने उस लड़की को रोकने की, टोकने की कोशिश की, लेकिन लड़की थी कि वो बस देखे चली जा रही थी। इसके बाद लड़की ने जब क्लास खत्म हो जाती है, तब वो टीचर के पास जाती है, और टीचर यानी कि इसका नाम होता है सहदेव भाकर, जो कि गांव रातंगा, थाना रोल, जिला नागौर का रहने वाला होता है। उससे बातचीत करती है और कहती है कि गुरुजी, मुझे मुझसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूं, तुम्हारे साथ मरना चाहती हूं, अब बस जो भी कुछ है वो तुम्हारे साथ है। जैसे ही सहदेव भाकर ने यह बात सुनी, उसने कहा यह नहीं हो सकता, और मैं इस पवित्र रिश्ते को बिल्कुल खराब नहीं करने दूंगा, बर्बाद नहीं करने दूंगा। और वैसे भी मैं शादीशुदा हूं। साल 2018 में उसी के गांव के पास, जो रातंगा है, रातंगा के पास कुशिया गांव लगता है, वहां के रहने वाली चंदा से उसकी शादी हो चुकी है। वो पहले से ही शादीशुदा है, इसलिए ये रिश्ता ना तो मुझे मंजूर है, ना ही मेरे परिवार वालों को मंजूर होगा। हाँ, हालांकि मेरी पत्नी से कुछ विवाद चल रहा है, यदि वहां से मेरा विवाद खत्म हो जाता है तब शायद देखते हैं। जब इस तरह की बात थी, उसने टालने की तमाम कोशिशें की। उधर वो अपनी पत्नी से रुष्ट रहता था, पत्नी उससे रुष्ट रहती थी, और दोनों के बीच में इस तरह का विवाद था कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है, थाने तक पहुंच जाता है। लेकिन दोनों ही परिवार वालों के बीच में बैठकर समझौता होता है, और सहमति होने के बाद 31 मई 2024 को ये दोनों एक लीगल तरीके से तलाक ले लेते हैं, अलग हो जाते हैं। यानी कि सहदेव भाकर का अपनी पत्नी चंदा से बिल्कुल जब अलगाव हो जाता है, दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। ये बात करिश्मा चौधरी को पता चल जाती है। करिश्मा चौधरी कहती है कि तुमने भी अपनी जिंदगी का एक चैप्टर खोलकर रख दिया, वो भी बाल विवाह उसका हो चुका है, लेकिन वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, और तुम अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहते हो। हम दोनों साथ रहें तो कैसा रहेगा। दोनों ने फिर आपस में एक सहमति बनाई, और सहमति बनाने के बाद कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम अपने परिवार वालों से बात कर लो, और मैं अपने परिवार वालों से बात कर लूंगा। यदि दोनों ही परिवार इस बात को लेकर सहमति दर्ज करा देंगे तो फिर शादी भी कर लेंगे। इस तरह की बात थी। सहदेव ने अपने परिवार वालों से बात की, और करिश्मा चौधरी ने अपने परिवार वालों से जैसे ही बातचीत की, तो करिश्मा के परिवार ने इस बात पर एतराज किया, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है और तुम कहीं दूसरी जगह नहीं जाओगी, और जाने की कोशिश की तो फिर सही नहीं होगा, इसमें हमारे समाज में बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। उन्होंने तमाम तरीके से अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि जहां आपने शादी तय करी है वो वहां तो किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। इसलिए वो मौके की तलाश में थी, और मौका उसको मिल जाता है। ये सितंबर 2024 की बात है। आखिरकार इन्हें मौका मिलता है, मौका मिलते ही यहां से अपने घर से भाग जाते हैं। भागने के बाद सीधा जयपुर पहुंचते हैं, और जयपुर में वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। साथ ही नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं, और वहां जाकर कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ ही जिंदगी बिताना चाहते हैं। हमें खतरा है कि जो करिश्मा का परिवार है उसको मार डालेंगे। करिश्मा के परिवार लगातार धमकियां दे रहे हैं। इधर वो पुलिस में जाते हैं, और जैसे पुलिस ये सूचना करिश्मा के परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करती है, तो करिश्मा के परिवार वालों को अब इस बात पे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि एक तो वो घर से चली गई, ऊपर से जाकर पुलिस प्रशासन में उनकी बदनामी कर रही है। इस बात पर वो गुस्सा होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते, अपना शांत रहते हैं। इस बीच में जो सहदेव होता है, सहदेव अपनी पत्नी या फिर लिव इन में रहने वाली पार्टनर के साथ, जो करिश्मा चौधरी होती है, उसके साथ वो जयपुर में रह रहे थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना जैसलमेर चलें। जैसलमेर की सैर करते हैं, यहां से फिर मुंबई की सैर करते हैं, मुंबई से गोवा की सैर करते हैं। जहां जा रहे थे वहां घूमते घामते अपना हर जगह फोटो स्टेटस पे अपडेट कर रहे थे, एक दूसरे के साथ एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे थे। इसी बीच में एक और बात थी, जब इसने अपने पत्नी से कहा, उसने कहा कि साल 2016-17 के आसपास की बात है, उसका इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो चुका था। जब उसने 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, नेवी में सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन क्योंकि वो अपने माँ बाप का इकलौता था, तो परिवार के लोगों ने कहा कि बेटा हम नहीं चाहते कि तुम बाहर कहीं जाकर नौकरी करो। वैसे भी तुम्हारे घर में और कोई है नहीं, जो चचा के दो बेटे हैं, दोनों ही आर्मी में नौकरी कर रहे हैं, घर में कोई बालक रहता भी नहीं है, जो भी करना है घर से ही रह के तैयारी करो। तब उसने उस नौकरी का जो ऑफर था इंडियन नेवी का, उसको उसने छोड़ दिया था। फिर भी वो सरकारी नौकरी की तलाश में था, इसलिए 15-16 घंटे लगातार मेहनत करता था, पढ़ाई करता था, ताकि उसकी सरकारी नौकरी मिल जाए और जिंदगी उसकी अच्छे से गुजरे। इसलिए उसने नर्सिंग के कोर्स के साथ साथ उसने सरकारी नौकरी की तैयारी कर रखी थी। और एक तारीख आती है, ये तारीख थी 12 जून 2025 की बात है। अजमेर में एक परीक्षा थी, वो परीक्षा देने के लिए अपने दोस्त के साथ गया था, और परीक्षा देकर जब 13 जून 2025 को वापस आ रहा था, तब रोडवेज बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा था कि कोई गाड़ी आएगी, और गाड़ी आएगी वो चले जाएंगे। इसी बीच में करिश्मा का बहनोई मौके पर आ जाते हैं, और इस सहदेव से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हरेंद्र को इस बात का भी पता चल जाता है, लेकिन हरेंद्र ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक गाड़ी आकर रुकती है। जब गाड़ी इसे जबरदस्ती बिठाया जाता है, उसके बाद फिर वहां मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद इसको तब तक मारा जाता है जब तक कि इसके प्राण नहीं निकल जाते, यानी कि उसकी हत्या नहीं हो जाती। इसके बाद पुलिस इस मामले में
में गंभीरता से लेती है, सक्रिय होती है और इसमें करिश्मा के चाचा, करिश्मा के चाचा ससुर, करिश्मा की बहन बहनोई, करिश्मा के एक रिश्तेदार, इन कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तार भी कर ली जाती है। लेकिन करिश्मा को जब इस बात का पता चलता है कि सहदेव अब इस दुनिया में नहीं रहा तो उसका रो रोकर बुरा हाल हो जाता है। वो बहुत ज्यादा बेइंतहा परेशान हो जाती है। इस बीच में वो करीब 3.5 महीने के आसपास की प्रेग्नेंट भी होती है। तब उसने एक फैसला किया, उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर सहदेव इस दुनिया में नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी ससुराल में विधवा की तरह रहेगी, साथ ही जो उसके पेट में पलने वाला बच्चा है उसके सहारे ही वो जिंदगी गुजारने की कोशिश करेगी। वो ससुराल में रह रही थी लेकिन रहते रहते उसको परेशानी होने लगती है। वो रोती थी, कुछ भी नहीं खाती थी, इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि अभी 13 तारीख को उसकी मौत होती है, उसके पति की हत्या कर दी जाती है। 13, 14, 15 इस तरह से एक दिन बीत रहा था और उसकी परेशानियां लगातार करिश्मा की बढ़ती चली जाती हैं। वो इतनी बीमार होती है कि उसका जो पेट में पल रहा होता बच्चा है वो मारा जाता है, यानी कि वो मिसकैरेज हो जाता है, उसके जो गर्भपात हो जाता है, उसके बाद फिर उसका और ज्यादा बुरा हाल हो जाता है। अब ये घर परिवार की जो महिलाएं थी उनको ऐसा लग रहा था कि करिश्मा बहुत ज्यादा परेशानी में है, इसलिए हर वक्त 24 घंटे उस लड़की पर नजर रखी जाती थी कि वो कम से कम थोड़ा वक्त अगर बीत जाएगा तो ये जो बुरा वक्त है ये भी टल जाएगा। लेकिन बुरा वक्त टलने की कहानी बता रही थी। एक रात की बात है, ये रात थी 26 जून 2025 की रात। अब ये लड़की आराम से सो रही थी, इसकी सुबह 4 बजे के आसपास आंख खुल जाती है और जैसे आंख खुलती है उसके बाद ये छत पे सोई हुई थी, चारों तरफ उसके जो परिवार की बाकी महिलाएं थी वो भी लेटी हुई थी। इसी बीच में आंख खुलती है और वो छत से नीचे उतर के आ जाती है। करीब 1 घंटा हो जाता है और 1 घंटे के बाद कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। एक दूसरी महिलाओं ने देखा तो वहां पर मौके पर करिश्मा थी ही नहीं। करिश्मा को आवाज भी लगाई जाती है लेकिन करिश्मा की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। आखिरकार उन महिलाओं ने फिर उससे करिश्मा को ढूंढना जब शुरू किया है, ढूंढते ढूंढते आवाज लगाते लगाते जब देखते हैं तो वो कमरा था, कमरा बंद था और कमरे में उसको लगातार आवाज लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। खिड़की से जब झांक कर देखते हैं तो करिश्मा ने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया था। वो पंखे से लटकी हुई थी, उसकी मौत हो चुकी थी और जैसे ही ये मौत की खबर पुलिस वालों तक पहुंचती है, पुलिस मौके पर आती है, उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसके बाद फिर अखबारों में खबर छपती है, अखबार में करिश्मा की मौत की भी खबर छपती है और अभी लगभग 10 या उससे थोड़े बहुत दिन पहले ही उसके पति की जिस तरह से हत्या हुई थी उसकी कहानी छपती है। करिश्मा की प्रेम कहानी का जो दर्दनाक अंत होता है, करिश्मा अपने बच्चे को लेकर जो उसके पेट में पल रहा था वो भी मर जाता है और जो उसका पति होता है वो भी मारा जाता है। इसलिए उसने सोचा कि अब इस दुनिया में जीकर क्या करेंगे, तो वो भी अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए द एंड कर लेती है। इसलिए करिश्मा की जो प्रेम कहानी थी उसका दर्दनाक अंत होता है। दोस्तों